नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज भारत की राजनीति का फॉर्मूला नंबर 5 वर्तमान जो दौर चल रहा है उसमें जो अभी सत्ता दल है, हम उसके बारे में अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी है। उसका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। जनता ने उसे बहुत भारी बहुमत पुनः दिया है, पहले से भी अधिक दिया है। और उसके बाद अगर हम देखें तो महंगाई बहुत अधिक बढ़ चुकी है। किसी समय में गैस के सिलेंडर की हम बात करें तो वह 300 रुपये के पास में आता था, आज वह करीब करीब 900 रुपये के पास चला गया है। सब्सिडी भी अगर देते हैं जो 4 रुपये 5 रुपये हो गई है, उसके बाद भी जनता का विरोध नहीं है। और उसके साथ ही साथ हम अगर देखें तो एक सक्षम विपक्ष नहीं है जो बाजार में जो प्रशासन के सामने उठ करके इस बात को रख सके, जनता की आवाज़ को केंद्र तक ले जा सके। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने जो वर्तमान सत्ता है उसका एक हमने अन्वेषण किया है, एक विश्लेषण किया है। हम एक फॉर्मूला 5 की बात करें, एजेंडा नंबर 5, उसमें हमने 5 वर्ग भारत की जनता के बांट दिए हैं। ऐसा हमारा एक अन्वेषण है, या हम कह सकते हैं हमारा एक विश्लेषण है। हम जो देखते हैं, हम जो बाजार में बात करते हैं, इस सत्ता का विरोध क्यों नहीं हो रहा है, इस पार्टी का विरोध क्यों नहीं हो रहा है, इनका द्वितीय शासनकाल एक बहुत अधिक मेजॉरिटी के साथ क्यों आया है। राजनीतिज्ञ है वह कहते हैं भारत की जनता का एक 5 हिस्सों में उसको हम बांट सकते हैं। फर्स्ट, एक वह तबका है जो सड़क पर सोता है और सड़क पर ही उठता है, मांग कर खाता है। इस तरह की एक अमूमन कह सकते हैं बहुत बड़ी संख्या है जो वोटर्स नहीं है, और अगर है भी तो वह वोट देने नहीं जाती है। उसके बाद में एक मजदूर वर्ग जो हम कह सकते हैं गरीब है, बीपीएल में भी आता है, सरकारी सेवाओं पर उसका कारोबार चलता है। वह वर्ग आज बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुका है। उसके बाद हम अगर ऊपर की तरफ आते हैं तो एक मध्यम वर्ग होता है, यानी कि हम उसको तीसरा नंबर कहेंगे, जो हमेशा हर बात पर अपना एक राय जाहिर करता है, विश्लेषण करता है और अपने आप को बहुत अधिक समझदार समझता है। फिर उसके बाद हम अगर चौथा भारतीय जनता का एक देश की जनता का वर्ग समझे तो वह है एक धनाढ़ी वर्ग, जो पैसेवर है, व्यवसाय में अपना समय ज़्यादा खर्च करता है। हम अगर उसकी बात करें, वह भी एक बड़े वर्ग में बंटा हुआ है, जिसे हम उद्योगपति कह सकते हैं, फिल्म जगत के लोग कह सकते हैं, और कृषि में भी कह सकते हैं। कृषि क्षेत्र के अंदर में भी बहुत बड़े बड़े समूह चलते हैं। किसान तो एक गरीब में आ जाता है, लेकिन एक बड़े बड़े समूह चलते हैं जो छटपटाने लग जाते हैं। देश की कोई नीति बनती है तब वह बहुत अधिक हो हल्ला करते हैं, तो वह भी एक बड़े वर्ग में आता है। जो कई किसान ऐसे हैं जो धनाढ़ हैं, बहुत बड़े समूहों को लेकर चलते हैं, राजनीतिक दलों को लेकर चलते हैं। उनके पास कई प्रकार के उद्योग होते हैं, पेट्रोल पंप होते हैं, उनकी कंपनियां होती है, लेकिन उसका मूल जो अपना आधार बताते हैं वह अपने आप को किसान बताते हैं। तो इस तरह से धनाढ़ वर्ग जो वोट देने में विश्वास नहीं करता, ठीक है वोट देना है नहीं देना है तो भी कोई फर्क नहीं है, वह सिर्फ एक ही विषय पर ध्यान रखता है, हमारा फायदा किस तरह से हो सकता है। तो हम आपको मोटा मोटी 4 भाग भारतीय मतदाताओं के बता चुके हैं। 5वां है जो देश के गणमान्य उद्योगपति, यह भी एक जनता का ही हिस्सा है, जो देश की पार्टियों का कह सकते हैं एक बहुत बड़ा आधार है। आज हम देख सकते हैं देश की पार्टियों में ऐसे कई पद पे विराजमान है बड़े बड़े उद्योगपति या उनके उद्योग से जुड़े हुए सदस्य, पार्टी के अंदर बड़े अधिकारी भी है, और देश की सत्ता के अंदर बड़े मंत्री भी बने हुए हैं, और उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है, और वह देश की नीति का निर्धारण करते हैं या उसमें सबसे बड़ी भागीदारी देते हैं। बांटा है दोस्तों। तो हमने अभी देश के जो मतदाता है उनको 5 श्रेणी में हमने इसको विभाजित किया है। लेकिन देश कहाँ से चलता है, देश को चलाने की प्रक्रिया कहाँ से होती है? चूँकि सत्ता कहती है हम गरीब तबके से ऊपर तक के व्यक्ति तक का पूरा ध्यान रखती है, लेकिन जब हम इसे मोटा मोटी रूप में देखने का प्रयास करते हैं तो सत्ता जो चलने का कार्य है वह ऊपर से नीचे की तरफ
चलता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता है। प्रकृति का भी ऐसा एक कह सकते हैं का सिस्टम्स है, प्रणाली है। पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। अगर हम देखने को जाएं तो सबसे बड़े जो पूंजीपति है वह देश के अंदर बड़े बड़े उद्योगों को लॉन्च करते हैं। विदेशी कंपनियां किस तरह से आएगी, उससे देश को किस तरह से फायदा होगा, सत्ताधारी दल को किस तरह से फायदे होगा, और उसके साथ ही साथ जन जन तक किस तरह से सुविधाएं उसकी मिल सकती है, तो वही नीतियां निर्धारण करने में मुख्य भागीदारी निभाते हैं। और वही बड़े पदों पर भी देखे जा सकते हैं, जैसा हमने बताया है आपको। तो उसमें वह कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के चलते हैं, और वह प्रोजेक्ट उन्हीं की कंपनियां, उन्हीं के माध्यम से ही देश में पूरे संचालित होते हैं। और जब भी देश कहीं पर भी किसी जगह पर आर्थिक स्तर पर गड़बड़ाने लगता है और सत्ताधारी दल के पास कोई कह सकते हैं उसका एक नीति नहीं होती है, उस समय में उद्योगपति जो होते हैं, बड़े पूंजीपति जो गिनती के होते हैं, वह उस नीति को संभाल लेते हैं और वह अपना एक एजेंडे के माध्यम से उसकी पूर्ति भी कर देते हैं। और उस पूर्ति करने के बाद उस जो घाटे को पुनः किस तरह से वापस प्राप्त करना है वह भी नीति निर्धारित करते हैं। तो ऐसे हम आज की सत्ताधारी पार्टी के अंदर हम देख सकते हैं। उससे फिर नीचे की तरफ आते हैं। जैसा हमने कहा कि पानी ऊपर से नीचे की ओर चलता है, उसी तरह से देश की सरकार है वो ऊपर से नीचे की ओर चलती है, लेकिन कहती ये है कि हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, यानी गरीब से अमीर की तरफ। लेकिन यहाँ अमीर से हम गरीब की तरफ चल रहे हैं। द्वितीय में हम पूंजीवादी लोगों के पास आते हैं, जिसमें मैंने पूर्व बताया फिल्म जगत के लोग हैं, उद्योगपति है, अन्य व्यवसाय करने वाले होते हैं, जो संपन्न लोग होते हैं, वह मत देने जाते ही नहीं। अगर वह जाते हैं तो उनके अंदर भी कहीं राष्ट्रवाद का थोड़ा बहुत भाव जागना पड़ाता है, तभी जाकर के वोट देने जाते हैं। लेकिन जब वह वोट देने का जब मन बनाते हैं, उस समय उनका एक ही रहता है, इस बार जो बजट है वो किस तरह का है, हमारे लायक है या नहीं है, हम उसमें किस तरह से सरकार पे प्रेशर कर सकते हैं ताकि हमारे अनुसार वह बजट हो, आय के अंदर हमारे किस तरह से एक सहायता प्रदान हो सकती है, रिलीफ प्रदान हो सकती है, हमारे उद्योगों पर किस तरह के टैक्स कम से कम लगे, और हमें जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी एक सहजता रहे। तो इस तरह की नीतियाँ जो सरकार बनाती है, यह उद्योगपति उन्हीं के साथ चलते हैं। और वोट देने के अंदर इनका अगर प्रतिशत हम संभालें तो यह भीड़ में खड़ा नहीं होना चाहते हैं। इनकी फैमिलियाँ, इनके परिवार समूह से दूर रहना पसंद करते हैं। ठीक उसके बाद हम आ जाते हैं मध्यम वर्ग, यानी कि जो हमने 5 हिस्सों में बांटा है उसका बीच का ऐसा, यानी तीसरे नंबर वाला। वह देश की राजनीति का हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। वही देश की राजनीति को संचालित करता है, चाहे जन आंदोलन हो, किसी नीति का विरोध करना हो, किसी नीति की सहयोग करना हो, देश की स्थिति किस तरह से चल रही है उसकी समीक्षाएं करनी हो, अपना कार्य छोड़ करके समीक्षाएं करते रहते हैं। तो इस प्रकार हम मध्यम वर्ग को कहेंगे। जो धनाढ़ी वर्ग और निचला जो गरीब वर्ग है, या बिल्कुल ही जो सड़क पे सोने वाला वर्ग है, उनका तालमेल बना के रखता है। चाहे बड़े पूंजीपतियों लोगों से धर्म का कार्य करवाना हो, या राजनीतिक कार्य करवाना हो, या किसी प्रकार का जन आंदोलन करना हो, तो यह मध्यम वर्ग करता है। यह वोट अपने मत दिमाग से देता है। उसके बाद राष्ट्रवाद इन पे बहुत हावी है। लेकिन जो सत्ता आज किस तरह से आई है उसमें इनकी क्या भूमिका है? तो दोस्तों, राष्ट्रवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद और आतंकवाद और देश के अंदर कई ऐसी अनितिकारी संस्थानों की गतिविधियां चलती है, उनको एकदम बड़े पटल पर ला करके जन जन तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का कार्य जो सत्ताधारी दल कर रहे हैं, उन्होंने आज मध्यम वर्ग में अपनी पकड़ बना ली है। और हम उसी के चलते देख सकते हैं मध्यम वर्ग आज भी इतने संकट के दौर से गुजरने के बाद भी सत्ताधारी दल का समर्थन कर रहा है। चाहे देश की हर तरफ महंगाई बढ़ गई हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे लोहे के भाव हो, चाहे खाद्य सामग्री की भाव की बात हो, चाहे गैस की हो, जैसा हमने कहा है, सभी जगह पर महंगाई होने के बाद भी मध्यम वर्ग आज भी सत्ताधारी दल के साथ चल रहा है, यानी कि सरकार के साथ चल रहा है। उसके बाद हम जब गरीब तबका आते हैं, यह वोट बड़ा ही एक हम कह सकते हैं तूफानी मूवमेंट है। इनका जो मत है वह एक तूफान का काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर फायदे की बात होती है, ये गरीब तबका उसी तरफ जाता है। इनका फायदा हमेशा
आज से, या हम जो ये दो सत्ताएं जो अभी वर्तमान जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले की देखें तो जो गरीब तबका था इनको लोभ दिया जाता था, इनको कहीं ना कहीं किसी तरह से नगद या किसी प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र में अगर उनके ऊपर कर चढ़ा हुआ है तो बनिए के माध्यम से उसको रिलीफ दिला देना, इस तरह से इनको बड़ा फायदा दिला करके और इनको मत की तरफ डाइवर्ट किया जाता था, इन्हें घुमाया जाता था। और उसके साथ ही साथ जातीय प्रथा के अनुसार इनके जो बड़े नुमाइंदे होते थे उनसे सलाह मशवरा कर लिया जाता था और पूरा का पूरा एक मत एक तरफ घूम जाता था। लेकिन इस सत्ता ने यहाँ पकड़ कैसे की? आज इस गरीब तबके को हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इनको अपने कब्जे में कर लिया है, और आज जो इनको कब्जे में किया है हम उसी के आधार पर कह सकते हैं कि जो भी विपक्षी दल है उनको इस सत्ता का परिवर्तन के लिए दशकों लग जाएंगे, संघर्ष करना पड़ेगा, नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। इन्होंने, सरकार ने जो फायदे दिए हैं उनके समकक्ष कोई न कोई बड़े परिवर्तन लाने पड़ेंगे। जिस तरह से गरीब है उसे क्या चाहिए? उसे रोजगार चाहिए, रोजगार सरकारें दे नहीं पाती है, लेकिन उसकी घर की सुविधाओं पर हम किस तरह से ध्यान दें कि सरकार ने पूरा किया है। तो जैसे सबसे बड़ी बात है शौचालय। आज किसी भी गरीब घर में जाते थे, वहाँ शौचालय नहीं था, वहाँ की महिलाएं पुरुष बाहर जाते थे, उन्हें शौचालय देने के बाद सीधा एक बात उनके दिमाग में फिट कर दी गई है, बिठा दी गई है कि यह जो शौचालय है ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी योजना के माध्यम से आपको प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद बिजली का उनके घरों में मुफ्त कनेक्शन, बाद में जो भी उनको पे करना है वो है एक लिमिट द्वारा जो भी उसकी बिजली जलेगी वो तो उसको भरना ही है, लेकिन उसके बाद प्रथम उसको कनेक्शन उसके घर तक पहुंचाना। उसके घर में लाइट आ गई, शौचालय बन गया, लाइट आ गई। उसके बाद में जिस घर की स्थिति नहीं थी कि वह अपने घर में कह सकते हैं कि गैस का चूल्हा ले सके, तो उन्हें फ्री में चयनित करके गैस चूल्हे प्रदान करना। तो उसी के साथ में जिनके पास घर नहीं है उनको एक कमरे का अनुमानित लागत के अनुसार उसका बनवा देना। और उसके बाद इन सब की मॉनिटरिंग जीपीएफ सिस्टम के माध्यम से जो अधिकारी है वहाँ जाएगा, वहाँ का चित्र लेगा यानी कि फोटो लेगा, उसको नेट पर इंटरनेट पर उसको लोड करेगा और उसका उच्च अधिकारी उसको वेरीफाई करेगा। यानी कि कार्य को एकदम 0 से लेकर 100 तक इस सिस्टम के माध्यम से बनाया गया है कि ताकि सरकार को यह पता चले कि हम जो योजना देने जा रहे हैं वह करीब करीब आम आदमी तक पहुंच रही है, यानी कि गरीब आदमी तक पहुंच रही है। गरीब के पास आज हम अगर कहें तो किसी समय इंदिरा गांधी को लोग पहचानते थे और आज अगर हम बात करें तो मोदी को उससे भी ज़्यादा क्रेज मिल गया। इंदिरा गांधी के समय में तो ठीक है, लोग जानते थे इंदिरा जी का एक अलग था, उसमें किसी प्रकार की कोई और पार्टी नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी यानी कि जो देश का आज वर्तमान प्रधानमंत्री है उसको पहचानने की भारत के अंदर गरीब तबके के अंदर हर प्रत्येक परिवार तक पहुंच हो चुकी है। और वह इस तरह से हो चुकी है कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। तो कहने का मतलब है गैस, मकान, बिजली और उसी के साथ कई अन्य योजनाएं जो मेडिकल वगैरह की वह उनको समझानी पड़ती है। वो उनकी एक बहुत बड़ी यूनिटें बनी हुई है, संस्थाएं बनी हुई है। उनका हम अगर इसमें जिक्र करें तो कई संस्थाएं जो अंतरंग काम करती है, वह गरीब तबके को समझाती है, आप इस तरह से करोगे तो आपको मेडिकल में यह फायदा होगा। वो कहने का मतलब है जो गरीब तबका है वह आज केंद्र की सत्ताधारी दल से सीधा कनेक्ट हो चुका है। हम कई बार देखते हैं राज्य सरकारों के चुनाव होते हैं तो उसमें एक आवाज़ उठती है, मोदी से हमें बैर नहीं और जो सरकार है उसका कहते उसकी तो अब खैर नहीं। यानी कहने का मतलब यही है, केंद्र की जो नीतियां हैं उसने गरीब तबके को और मध्यम वर्ग को इस तरह से मजबूती के साथ पकड़ लिया है कि जो भी सत्ताधारी दल अब आएंगे उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कई उनको नीतियां लानी पड़ेगी, तब जाकर के वह कहीं जाकर के सत्ता के शिखर को हासिल कर सकते हैं। और वैसा नहीं लगता है कि 1-2 दशक और शायद अगर इस तरह की नीतियां इस बीजेपी सरकार की चलती रही तो शायद कोई दूसरा सत्ताधारी दल इनके समकक्ष न दिखे। तो हमने मोटा मोटी रूप से 5 फॉर्मूले इनके जो थे इन्होंने 5 वर्ग बना दिया है। तो सबसे जो नीचे वाला गरीब वर्ग था
उसके अंदर इन्होंने साधु संतों को भी जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से जो साधु संत है वह करीब करीब घुमक्कड़ होते हैं, उनके मत इन्हें नहीं चाहिए। लेकिन जब इनकी नीतियां हैं राष्ट्रवाद वगैरह की, तो उनकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी, इनको समर्थन मिलता है, एक आवाज़ है उनको बुलंद करने का, वहाँ एक इनको अवसर मिलता है। तो दोस्तों, देश की राजनीति के अंदर यह फार्मूला 5 आज बहुत तेज गति से भाग रहा है। हमने देश की जो सत्ता है इसका हमने एक मोटा मोटी अन्वेषण किया है, तो हमें यह लगा है कि ये फार्मूला 5 है दोस्तों।